नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सेवा को प्राइज, बीजेपी का सरप्राइज। बीजेपी निश्चित तौर पर अब अपनी उस पीढ़ी की तरफ रुख कर चुकी है जिसे हम कहते हैं कि वो पीढ़ी जो 40 पार की पीढ़ी है। चाहे आप नितिन नवीन जी की बात कर लीजिए जो 45 साल के हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रोबेबली ये पहला अवसर है जब इतना युवा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। मध्य प्रदेश में जब पीढ़ी परिवर्तन हुआ, लीडरशिप की बात करें, वीडी शर्मा जी वो पहला नाम थे जब ये कहा गया कि अब मध्य प्रदेश में चौथी पीढ़ी जो बीजेपी की है उसकी तरफ रुख किया जा चुका है। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव, और उसके बाद अब राज्यसभा की तरफ चलें तो रजनीश अग्रवाल का चयन जो 40 से 50 के बीच कहीं खड़े हैं, ये बताता है कि बीजेपी अपने उस कार्यकर्ता को भी अब तवज्जो दे रही है या उस पर अच्छी निगाह रख रही है, जिसने दरी बिछाने से लेकर, मतलब जिसे फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार्ट, जिसने वो सब कुछ किया है जो एक कार्यकर्ता करता है, और फिर ये सोचता है कि क्या वो उस फोकस में है जो केंद्रीय नेतृत्व के पास एक टार्च होती है, उस फोकस के दायरे में क्या वो है। ये सवाल बड़ा कठिन होता है साहब, ये भावुक कर देने वाला सवाल होता है। वो कार्यकर्ता जो 25 साल 30 साल सतत सफ़र कर रहा है 22 साल की उम्र से, और अब जीवन के उस मकाम पर पहुंच गया है जहां उससे पूछा जाता है क्या मिला आपको, कुछ मिलेगा भी क्या। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी इन सवालों से बहुत दूर नहीं खड़ी है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि बहुत निकट आ गई है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बीजेपी ये जान रही है कि उसकी सीमा और मर्यादा है। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, फिर दलगत समीकरण, बाहर से आने वाले मेहमान, इन सब के बीच में उसके पास कितनी गुंजाइश है। 10 करोड़ से ज़्यादा का जन समूह है कार्यकर्ताओं का, तमाम बातें हैं। लेकिन ये जो है, ये रजनीश अग्रवाल सिर्फ एक चयन नहीं है, एक मैसेज है, एक संदेश है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो इस समय सोच रहे होंगे कि अब रजनीश अग्रवाल हैं तो जाहिर है अगला क्रम, अगली बारी हमारी भी हो सकती है। आज डिबेट का विषय यही है, लेकिन डिबेट के पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो देख लीजिए। रजनीश अग्रवाल क्या कह रहे हैं जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं बीजेपी से, और कांग्रेस इस पर क्या सोचती है। भूपेंद्र गुप्ता जी की भी एक प्रतिक्रिया देख लीजिए, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। मेरा देवतुल्य नेतृत्व, मेरी पार्टी का देवतुल्य नेतृत्व जो कार्यकर्ता का आकलन करता है, कार्यकर्ताओं को समझता है, परखता है, गढ़ता है, बनाता है, ये हमारी पार्टी का केवल और केवल देवतुल्य नेतृत्व है। उसके अलावा कुछ नहीं, और ये भाजपा में ही संभव है। भावनाओं का स्वाभाविक है कि मेरे जीवन का क्षण है कि मेरी पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता पर ऐसा भरोसा करती है, तो मेरे जीवन में स्वाभाविक है लगातार काम करने वाले पार्टी जो काम देगी वो सरमाथे पर। रजनीश अग्रवाल सामान्य कार्यकर्ता थोड़ी है। रजनीश अग्रवाल ने बहुत परिश्रम किया है, कम से कम 100 डिबेट तो मेरे साथ ही की होंगी, और वो रजनीश अग्रवाल हमारे सागर जिले के व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी है और मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी प्रसन्नता की लहर है, जो बताता है कि अगर आप ठीक कार्यकर्ता को लेकर आते हैं तो कार्यकर्ता तो सभी है ना साहब, मनुष्य तो हम सभी है ना। अगर इधर का एक कार्यकर्ता सम्मानित होता है जो बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कांग्रेस में है, तो वहाँ भी खुशी की लहर आती, क्योंकि वो विनम्रता से ये तो कह सकता है ना राहुल गांधी जी से कि साहब बीजेपी में अभी बड़ा अच्छा चयन हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं सर वैसे कुछ फैसले हमारे यहाँ भी होंगे। हमारे सवाल देख लीजिए। उम्मीदवारी चयन में बीजेपी ने सिर्फ निष्ठा और समर्पण को आधार बनाया है। पार्टी उम्मीदवारों के जरिए ज़मीनी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। पार्टी ने भविष्य में जिम्मेदारियां देने के फार्मूले की तरफ इशारा किया है। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम डॉक्टर हितेश वाजपेयी, जो बिल्कुल उसी धारा के एक कार्यकर्ता हैं जो सतत चरवेती चलते रहे हैं, और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। एक कार्यकर्ता का ये आदर्श शेर हो सकता है साहब, क्योंकि उसे सिखाया भी यही जाता है। कम से कम बीजेपी में तो बहुत ही इंटेंस तरीके से ये कहा जाता है कि चलते रहो भैया,
मील का पत्थर मत देखो। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, हमारे बहुत स्वागत मनोज आपका भी। और बहुत दिनों के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त तालमेल है बीजेपी कांग्रेस का। जेपी धनोपिया साहब हैं हमारे साथ, सीनियर कांग्रेस लीडर, ये भी खाटी कार्यकर्ता। हाँ खाटी कार्यकर्ता हैं, और जिनका कार्यकर्ता भाव हमेशा खनकता, दमकता और चमकता रहा है, ऐसे कार्यकर्ता हैं। और बहुत सारी लहरें आईं, लेकिन कांग्रेस से उनका प्रेम कभी छूटा नहीं, ये और महत्वपूर्ण बात है। मनोज, वाकई बीजेपी ने एक बार फिर ये बताने की कोशिश की है कि युवा पर भी निगाह है, कार्यकर्ता पर भी निगाह है, मेहनत और परिश्रमी कार्यकर्ता पर हमारी पूरी दृष्टि है। हालांकि और प्रसन्नता होती, कुछ बीजेपी के ही लीडर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे अगर दोनों सीटें मिल जाती तो और अच्छा रहता, भले ही एक वरिष्ठ और एक युवा को मौका मिल जाता, लेकिन अच्छा लगता। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय लेती है शरद जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ होती। आने वाले वर्षों में पंजाब में चुनाव होना है और तरुण चुग पंजाब से ही आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको पंजाब का भी ख्याल रखना था, वहाँ भी ये बताना था कि हमारी आपके यहाँ पैदा हुए एक बच्चे पर है। तो मुझे लगता है तरुण चुग को भी शायद इसीलिए चुना है। और रजनीश अग्रवाल की जहाँ तक बात करें तो आप और हम सब उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, और बीते 2023 का जो चुनाव हुआ उसमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैंने उस पर स्टोरी भी की थी, इसलिए मुझे पता है कि बूथ का जो मैनेजमेंट है, जो तकनीकी रूप से मैनेजमेंट जमाया था, उसके सूत्रधार रजनीश अग्रवाल थे। उस पर बहुत अलग तरह की स्टोरी सामने भी आई थी। तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। यदि आप काम कर रहे हैं पर बोलिए मत मुंह से। और रजनीश अग्रवाल की यही खासियत थी कि उन्होंने उनके मुंह से मैंने कभी कुछ नहीं सुना कि मेरे लिए पद नहीं मिला, मैंने इतना काम किया, मैं क्या करूं, ऐसा कभी नहीं। उन्होंने जब कहा कि जो उनका आदेश होगा वो सर माथे पर। तो एक नया संदेश भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पैदा किया, और कार्यकर्ता भाव भी पैदा हुआ है, काम का प्रतिसाद भी मिला है। और आने वाले वर्षों में जहाँ भी चुनाव होंगे, जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे होंगे, तो उनके मन में एक उम्मीद जागेगी कि अगली बार राज्यसभा से मैं भी हो सकता हूँ, लोकसभा भी मैं जा सकता हूं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश, और पीढ़ी परिवर्तन तो है ही, वो साफ दिखाई दे रहा है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी तो सहमत होंगे ही कि ये बीजेपी का आदर्श वाक्य बनता है। जी, चाहे कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद से हट जाए पार्टी के निर्णय के अनुसार। प्रभात जी का आज उनको प्रणाम करते हुए आज उनकी जन्म जयंती है, और बहुत सघनता से हम उनको याद करते हैं, क्योंकि एक ऐसे अद्भुत राजनेता वो रहे हैं। जब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे तो उन्होंने पत्रकार के अंदाज में, क्योंकि उनके भीतर का पत्रकार डॉक्टर वाजपेयी हमेशा रहा, तो वो जरूर हुआ तो पोखरण की एक टिप्पणी उनकी प्रकाश में आ गई, लेकिन कोई नाराजगी नहीं। उसके बाद जो था वो भाव स्वीकार किया, वो भी मंच से बोला होगा। मंच से बोला उन्होंने, कहीं किसी चैनल में अकेले जाकर कि मैं आहत हूं, पीड़ित हूं, वैसी प्रतिक्रिया नहीं थी। तो ये जो कार्यकर्ता भाव बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को देती है, उनका मन भी मनुष्य है, वो भी हम आपकी हमारी तरह आहत होते हैं, मन टूटता है, लेकिन बोलने का जो लोह कवच है, कहाँ बोलना है जी, ये बड़ी जबरदस्त बात है। बिल्कुल, और उसका प्रतिसाद भी मिलता है। प्रतिसाद तो मिलना ही चाहिए, पुरस्कार मिलता है, लेकिन ये सबको नहीं मिल सबको पाता नहीं। है। इसके बाद भी बीजेपी का कार्यकर्ता चुप रहता है, ये बड़ी बात इतनी है। बड़ी पार्टी है, लाखों लोगों की, जी। उसमें एक किसी को दे दें तो उम्मीद तो जाग जाती है। धनोपिया साहब, आपकी पार्टी की तरफ से स्वागत हुआ, बड़ा अच्छा लगा हमको कि स्वागत किया भूपेंद्र गुप्ता जी ने, और उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए 100 डिबेट तो मेरे ही साथ की होंगी उन्होंने बैठ के। तो ये भी एक भाव है कि जब आप जाएंगे राज्यसभा में या लोकसभा में, हितेश वाजपेयी जाएंगे राज्यसभा में, लोकसभा में, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठते थे वो आज वहां पहुंचे। कैसे देखते हैं आप? बंसल न्यूज भी कह सकता है कई डिबेट अपने यहाँ हाँ जी, हाँ जी, हम भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, सबके साथ विनम्रता बैठे से। रजनीश जी, विनम्रता से हम भी कह सकते हैं, लेकिन ये दबाव थोड़ा आपके ऊपर भी चयन पर पड़ा है। हालांकि सीट एक ही है आपके पास, डॉक्टर वाजपेयी कह ही रहे हैं खम ठोक कर कि कोई नहीं आएगा हमारी तरफ से कैंडिडेट, तो आप पर भी दबाव है, युवा चुनिए। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं भाई रजनीश अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ कि बाकी में उनकी मेहनत, समर्पण की मूल्यांकन हुआ है, और ये शायद भारतीय जनता पार्टी में संभव है, किसी और पार्टी में संभव नहीं है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। जिस तरह से नीतियां आज तक देखने में आई हैं, भाजपा ने कहां कहां से किन किन को चुना है, किन किन को भेजा है, ये कार्यकर्ताओं की फौज आज खड़ी है भाजपा में, वो शायद ऐसे ही खड़ी नहीं हुई है, इसीलिए खड़ी हुई है कि वहां पे सबका वक्त आने पर मूल्यांकन होता है। मैं बधाई देता हूँ, और मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए चुना है, निश्चित रूप से बधाई की बात है। जहां तक सवाल दूसरी पार्टियों के लोग हैं,
कांग्रेस पार्टी से आना है उम्मीदवार, तो हमारा ये फैसला होना बाकी है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा चल रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की जी जाने का है, एक ही सीट है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी निवर्तमान सांसद हैं और दूसरे और सारे लोग भी अभी इस पर चर्चा में लगे हैं। दिल्ली में मीटिंग है, आज भी मीटिंग चल रही है, कल भी मीटिंग होगी और संभवतः परसों तक इसका निर्णय आने की संभावना है। और जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं कोई बिल्कुल बट वृक्ष की तरह कोई ऐसा ही नेता आए जो सबको जोड़ के साथ रख के चल सके, सबको साथ लेके चल सके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में तो कमी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं। आज आप हमारे रजनीश भाई भले युवा हैं, नए हैं, लेकिन उनके साथ में एक इतनी बड़ी टीम है कि अनुभव के लिए उनको मार्गदर्शन देने के लिए बहुत से लोग हैं। एक कांग्रेस में तो निश्चित रूप से कोई वरिष्ठ लेके आना चाहिए, ऐसी हमारी सोच। आपने बड़ा जबरदस्त संकेत दे दिया, क्योंकि विराट वृक्ष तो दिग्विजय सिंह है और वट वृक्ष कमलनाथ जी हैं। तो वट वृक्ष मैंने पकड़ लिया है, बिटवीन द लाइन से धनोपिया साहब इसको जी। चलिए डॉक्टर हितेश मैं तो भावना व्यक्त कर रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ अगर बीजेपी से 2 कैंडिडेट अगर रजनीश अग्रवाल के साथ हमारे भाई डॉक्टर हितेश वाजपेयी को बीच दे दिया होता तो आज मैं खुद मिठाई खिलाता और इनको जाके हार पहना गया था। इसके लिए आप दोनों और आपकी दोनों के दल के जितने नेता हैं जिनमें संभावनाएं कूट कूट कर भरी हैं, वो सब मिलकर एकजुट होकर ये इसके लिए केंद्र के पास जाएं, प्रदेश नेतृत्व के पास जाएं और ये मांग करें कि विधान परिषद करिए भैया। योग्य व्यक्ति कहाँ जाएगा? सीटें सीमित हैं, राज्यसभा की, लोकसभा की, विधानसभा की। कम से कम 150 लोगों की व्यवस्था कर लीजिए तो पढ़े लिखे, संभ्रांत एडवोकेट, डॉक्टर, चिकित्सक, एग्जीक्यूटिव आए, अच्छा एक व्यवस्था हो। क्योंकि आप चुनावी राजनीति में ही खपा देंगे हर व्यक्ति को तो बड़ा कठिन होगा साहब। अब तो मैं कहता हूँ राज्यसभा जी, चल डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सड़क की राजनीति कर भी नहीं सकते हम लोग। जी हाँ, जी हाँ, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आदरणीय भूपेंद्र जी और धनोपिया जी का बहुत हृदय से आभार रजनीश भाई की तरफ से और मेरी पार्टी की ओर से जरूर करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सदाशयता और शुभेच्छाएं व्यक्त करी हैं वो वाकई में एक बहुत ही हमारे लिए एक बहुत सुखद कह सकते हैं एहसास है। और रजनी जी भी व्यक्तिगत रूप से आपको साहब रेसिप्रोकेट करेंगे। मैं 2-3 बातें बहुत अच्छे से रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं शरद जी इस फैसले से और उसके बहुत साधारण से कारण मैं बोलता हूँ, मतलब आगे कभी हम नहीं रहेंगे तो लोग याद करेंगे जब जब मोदी जी के इस एरा को याद किया जाएगा कि जो हम देखते हैं कि इन्होंने हमेशा, मैं कहता भी आया हूँ कि पोस्टर बॉयज़ वर्सेस रोस्टर बॉयज़, इन दो में इन्होंने जब भी चयन करना होता है तो दे ऑलवेज प्रिफर रोस्टर बॉयज़, यानी कि जो बड़े मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी हैं उसकी बजाय वो एक रोस्टर बॉय जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो भिड़ा रहता है। सुबह से आप उसको सूची बना के दे देते हो कि इतनी बैठ के लेनी है आपको, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये प्रबंधन संभालो, वो प्रबंधन संभालो। दे आर ऑल रोस्टर बॉयज़। और पोस्टर बॉयज़ तो आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि ये जो दौर है इसमें हमारे दोनों जिन नेताओं का चयन किया गया है, चाहे तरुण चुग जी हों जो केंद्रीय कार्यालय में बहुत महती भूमिका शरद जी आप जानते हैं, मनोज जी भी जानते हैं कि वो निभा रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ कि बोथ द लीडर्स आर रोस्टर बॉयज़ इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। और ये एक प्रकार का उनकी मेहनत को सम्मान है और उनकी बौद्धिक क्षमता और कार्य क्षमता को मुझे लगता है कि आगे और बढ़ाने का क्रम है। दूसरी बात मैं और एक आपको कहूँ कि जहाँ तक रजनीश जी का सवाल है, हम सब उनको जानते हैं और कोई आश्चर्य नहीं कि अभी केंद्रीय टोली भी आना है शरद जी, तो उसमें भी मध्य प्रदेश का मजबूत नेतृत्व आपको दिखाई दे, उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो मुझे लगता है अभी इतना कहना पर्याप्त होगा। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और देखिए लोकतंत्र में जब कार्यकर्ता को और इंटेलिजेंट लोगों को जो कि पार्टी की वैचारिक धुरी होते हैं, कार्मिक धुरी होते हैं, जब आप उनको, जैसे धनोपिया जी ने कहा, जब आप उनको रेसिप्रोकेट करते हैं शरद जी, तो पूरे सिस्टम में एक ऊर्जा आती है, जिसकी बात आपने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क में भी शरद जी कही थी कि नहीं हमारा भी नंबर आएगा। और ये जो भावना है ये वाकई में, जैसे देश आज़ाद होगा तो देश आज़ाद होगा तो मुट्ठी भर लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फलाने का, लेकिन हर व्यक्ति को क्या लगता है कि नहीं हमारा भी दौर आएगा, इस स्वतंत्रता को हम भी भोगेंगे, और इसी वजह से पूरा देश फिर उसके लिए जुटता है। इसी प्रकार से जब पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को लगता है कि बिना कहे, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी ने कहा होगा, बिना कहे जब उनको इस प्रकार के अवसर मिलते हैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता में भी शरद जी बहुत ज़बरदस्त उत्साह आता है। और बहुत अच्छा दिन है आज, प्रभात जी की जयंती है
और मुझे लगता है एक कार्यकर्ता के नाते, वो भी 13-14 वर्ष की उम्र से निकल के काम करते हुए आए थे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा समय है। आज के दिन ही इस बात की घोषणा भी हुई है और हम सब मिलकर रजनीश जी को भी बधाई देते हैं। और धनोपिया जी, बिल्कुल ये आज का समय चूँकि उस प्रकार का नहीं है, तो अगली डिबेट में फिर मिलेंगे ऐसे विषयों पर हाँ, आप जैसे लोगों ने भी बहुत निष्ठा के साथ कांग्रेस को, जैसा शरद जी ने बताया था ओपनिंग रिमार्क में भी, कि कई हवाएं, मौसम आए, बसंत आए और गए, हर प्रकार के राजनीतिक बसंत की बात कर रहा हूँ। 10 साल केंद्र में भी सरकार यूपीए की रही, लेकिन आप यहाँ संघर्ष करते रहे। तो मुझे लगता है कि राहुल भाई को भी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार कैडर में एक प्रकार की ऊर्जा का संचार हो, ऐसे निर्णय हो। जी, अच्छा शब्द आपने कॉइन किया, रोस्टर बॉय वर्सेस पोस्टर बॉय। सही बात है, हर व्यक्ति अद्भुत प्रतिभाशाली हो ज़रूरी नहीं है, उसका 10 भाषाओं पर अधिकार हो ज़रूरी नहीं है, वो हार्वर्ड से पढ़ा हो ये ज़रूरी नहीं है। और हम सब, मैं भी खुद को रोस्टर बॉय ही कहूँगा, हम सब रोस्टर बॉय इस तंत्र में कई बार, माफ़ कीजिएगा, नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं। हमें लगता है हमारी अंग्रेज़ी और बेहतर होती, हम किसी एलिटिस्ट फैमिली से होते, किसी कुलीन घराने से होते, या हमारी एजुकेशन का लेवल बड़ा ऊंचा इसी होता। श्रृंखला में शरद जी, ये शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव जी के चयन से, जो आपने कहा था ना तीसरी पंक्ति, हेमंत खंडेलवाल जी के चयन से। हेमंत खंडेलवाल, आप समझिए, ये कभी ये लोग पोस्टर बॉयज नहीं रहे, तो मुझे लगता है ये शुरुआत हो चुकी है और इट इज़ अ गुड साइन। भजन लाल शर्मा जी साहब कभी क्या पोस्टर बॉय रहे? वो विष्णुदेव साय जी क्या वो पोस्टर बॉय रहे? ये बीजेपी निश्चित तौर पर ये प्रयोग है, आप कह सकते हैं बेचक प्रयोग है, और सारे प्रयोग बहुत अच्छे नतीजे लेकर आएंगे। इसको लेकर जब तक वो नतीजे नहीं होते, हम सब उन पर निगाह रखते हैं, लेकिन आप प्रयोग ही नहीं करेंगे और लीडरशिप को आप डेवलप नहीं करेंगे और आप आजमाए हुए ही पत्ते फेंटते रहेंगे हमेशा, तो आपकी पार्टी फ्लॉरिश तो करने से रही, ये बात तो कही जा सकती है। मनोज? बिल्कुल शरद जी, और मुझे लगता है कि आज जो 11 लोगों की सूची सामने आई है राज्यसभा उम्मीदवारों की, तो बहुत ही अलग है। उसमें सभी नाम बाकी अलग अलग राज्यों से भी आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाएंगे कि रोस्टर बॉय को उसमें और भी लोगों को मौका मिला है, मैं नाम देख रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा संकेत है, अच्छा संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए। और माफ़ करिएगा, ऐसा लगता है कि रजनीश अग्रवाल को तो काम का प्रतिशत मिला, लेकिन तरुण चुग भी मध्य प्रदेश आते रहे सर जी। अब जब लोग, हाँ, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। मेरी भी उनसे कई दफ़ा बात हुई है और जातिगत समीकरणों को भी देखा गया। दूसरी तरफ हम ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश से क्या SC या ST को भी कोई मौका मिलेगा, तो उसकी पूर्ति तरुण चुग से की गई है। और रजनीश अग्रवाल जी सामान्य वर्ग से भी आते हैं, तो मुझे लगता है हर वर्ग को साधने का प्रयास किया। लेकिन रजनीश जी से मुलाकात होती रही है आपकी, हमारी सबकी, तो एक बहुत अच्छा शानदार कार्यकर्ता जिसको उसके काम का प्रतिशत दिया। लेकिन इससे 2028 और 29 की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक बात है, ये महत्वपूर्ण बात तो है। विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड की वजह से शिक्षा के क्षेत्र का एक बहुत व्यापक और बड़ा अनुभव है। पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और बीजेपी में जो वक्तृत्व की भी एक बड़ी धारदार परंपरा रही है, जिसमें नेताओं को सुनने में बड़ा आनंद आता है। रजनीश उस परंपरा के भी चौथी पीढ़ी के नेता मध्य प्रदेश से हैं, बेहिचक, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चिंतन दर्शन से बहुत सघनता से, निकटता से जुड़े हैं। धनोपिया साहब, निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इस समय मैं देख रहा हूँ, हम सभी देख रहे हैं कि बहुत ज़मीन पर काम करने की कोशिश कर रही है। और बार बार हम दोहराते हैं इसी फोरम पर कि केरलम और कर्नाटक के दोनों विषय जिस तरह से रिजॉल्व किए हैं पार्टी ने, वो पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने की तरफ भी इशारा करता है। उम्मीद की जानी चाहिए आगे और बहुत सारी, खासतौर से प्रत्याशी चयन को लेकर बहुत सकारात्मक चीज़ें घटेंगी पार्टी में। जी, निश्चित से मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक युवा व्यक्ति हैं और उनके द्वारा जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर दौरे करके लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो अपने यहाँ पे कांग्रेस संगठन की मजबूती की ओर ले जा रहा है। इसमें इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने युवाओं को जोड़ा है, युवाओं की संख्या एक संगठन में अधिक दिख रही है, उसका फायदा मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है युवा वर्ग के लोग आगे आए। युवाओं में जो ऊर्जा होती है, जो सोच होती है, वो निश्चित रूप से आगे की होती है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसलिए मैं मान के चलता हूं, चाहे उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे आदरणीय प्रदेश जीतू पटवारी जी हों, इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, राजनेता का जीवन कितना टफ होगा, ये धनोपिया जी और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। हम पत्रकार हैं, हम बहुत निकटता से आप लोगों को देखते हैं,
लेकिन हमें मालूम है कि आपके जीवन का बसंत ज़रूर लोगों की स्मृति में अटकता है, लेकिन उसके बाद पतझड़ है। इसके पहले मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जो बराबर सवाल हैं, आप क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर चुके हैं, धनोपिया जी प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं और अपनी योग्यता को उन्होंने कोर्ट रूम में बार बार प्रमाणित किया है। फिर भी सवाल लोग पूछते हैं कि भैया कैसे घर चल जाता है, क्या कैसे करते, क्यों आ गए चिकित्सा क्षेत्र छोड़कर, आप क्यों वो एडवोकेट के साथ राजनीति करते हैं। और लोगों को यही लगता है कि हर कार्यकर्ता जो राजनीति में आया है मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो कहीं आगे जाना चाहता है। इन चुभते हुए सवालों के बीच में थोड़ा इस पे भी आज ये अलग तरह का सवाल है, थोड़ा रोशनी डालिए इस पर। सर जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मेरा मनपसंद सवाल है, खास तौर से उनके लाखों जो आपके दर्शक हैं युवा, जो राजनीति को देखना और उसमें अपना अक्स ढूंढना चाहते हैं। कि देखिए, राजनीति में असुरक्षा, अनिश्चितता और अपमान से भरा क्षेत्र है। बिल्कुल निसंकोच होकर मैं ये बात कह रहा हूँ। कभी आपको कुर्सी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी आपको माला डालने को मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, पहनना तो बहुत दूर की बात है। तो इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हमको मोटी चमड़ी का हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, आप दफ्तर तक या धनोपिया जी कांग्रेस दफ्तर तक उस व्यक्ति के लिए आए शरद जी जो झोपड़ी में बैठा है, जो आवाज़ नहीं उठा सकता, उसके निर्णयों को कराने के लिए हम यहाँ आए। हम अपना मान बढ़ाने या सम्मान लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए नहीं आए। तो जैसे ही आप जब ये सोचेंगे कि मैं उस आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ शरद जी जो कहीं नहीं जा सकता, उसकी तो कोई आवाज़ बन के सदन तक पहुँचेगा ना। इसका एक प्रयास राजनीति है। सारी उम्र आप मेहनत करते हैं, लोगों की उम्र कई बार बेकार भी हो जाती है और कई बार हम सदन तक पहुंच भी पाते हैं। सदन तक पहुंच पाते हैं तो एक दिन शायद किसी निर्णय के ऐसे भागीदार हो जाते हैं शरद जी, ट्रिपल तलाक का निर्णय हुआ, 370 का निर्णय हुआ, तो सदन से ही देश के इतिहास बनते हैं। तो कुछ लोगों को तो साहब ये कलेजा रख के आगे बढ़ना होगा, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर, सांसारिक और सामाजिक रीतियों से ऊपर उठकर थोड़ा अलग फैसला लेना पड़ेगा कि नहीं, हम उस एक दिन के लिए जिएंगे जिस दिन वो फैसला हो रहा होगा। हम उस फैसले के भागी बनेंगे जब 150 करोड़ लोगों को शरद जी उसका फ़ायदा हो रहा होगा। नहीं तो ज़िंदगियाँ तो सब आती हैं और जाती हैं। तो जैसे ही आप असुरक्षित, अनिश्चित और अपमान से भरे क्षेत्र के लिए तैयार हो जाएंगे, आप एक परफेक्ट कार्यकर्ता बन जाते हैं और आगे बढ़िए। 5 तारीख को शरद जी कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो मुझे लगता है चयन तो हो ही गया है। वट वृक्ष होंगे या विराट वृक्ष होंगे, ये तो धनोपिया जी ने बता दिया है कि होंगे बड़े। धनोपिया जी ने वट वृक्ष की बात कर दी है। और इसके पहले भी हमारे इसी कार्यक्रम में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की थी। ये बात बहुत स्वाभाविक है। कांग्रेस और भाजपा का एक अंतर मैं बता दूंगा, धनोपिया जी नहीं बोल पाएंगे, बस मैं भाजपा में कार्यकर्ता प्रधान फैसले आज भी होते हैं और इसीलिए कार्यकर्ता आधारित हमारी राजनीति होती है। वहाँ पर पोस्टर बॉयज की राजनीति होती है क्योंकि वो पूरा नेता आधारित है, कैडर नहीं है उनके पास। एक पत्रकार कल्पनाशील भी होता है और राजनीति में उसके मित्र भी होते हैं और उन मित्रों के बारे में वो भी अच्छा सोचता है, चाहे हमारे वरिष्ठ सलाहकार मार्गदर्शक धनोपिया साहब हों या हमारे छोटे, हमसे उम्र में छोटे डॉक्टर हितेश वाजपेयी और इनके जैसे अनेक मित्र हों। मन करता है कई बार, जैसे वो फिल्म थी नायक, कई बार मन करता है, ये कल्पना है एक पत्रकार की, इसको उसी रूप में देख के आनंद लेके भूल जाइएगा कि सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में क्यों ना 15-15, 20-20 दिन, एक महीने के लिए भी कुछ नेताओं के लिए जगह रखिए, जो आए वहां अपनी बात रखें, अपनी बात रख के अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके चले जाएं। कम से कम इससे हम उन लोगों को स्थान तो दे पाएंगे। आप कितने लोगों को एकोमोडेट करेंगे? आप बढ़ा दीजिए, संख्या 1000 प्लस करने का प्रस्ताव है लोकसभा की सीट, एक कितनी होगी साहब? 140 करोड़ में आप चुन रहे हैं सिर्फ 1000 से ऊपर लोग। विधानसभा 230, 90 छत्तीसगढ़, कहां प्रतिनिधित्व मिलेगा? कोई व्यवस्था हमें इस लोकतंत्र में ऐसी भी करनी चाहिए कि हमारे इन कार्यकर्ताओं का जो बरसों बरस धूल खाते हैं, झंडा लेकर चलते हैं 40-45 डिग्री टेम्परेचर में, बारिश में, कड़कड़ाती सर्दी में, आप उनके लिए कुछ तो सोचिए। क्योंकि देखिए, ये बात हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में यही एक घंटा है साहब विक्रमादित्य का, जिसे आप बजा सकते हैं और उसका नाम है राजनीति,
राजनेता और कार्यकर्ता। बाकी आप चले जाइए सब तरफ, इनसे चाहे- घृणा मत करिए जी बस हाँ, इतना है। आलोचना इससे- करिए। इसको समझिए, इसकी तकलीफ भी समझिए, इसके दर्द को भी समझिए और इससे प्यार करिए और सही व्यक्ति को चुनिए। आप चुन तो लेते हैं अपने, हाँ ठीक है, तमाम बातों से, फिर कहते हैं साहब वो मजा नहीं आ रहा। चुनिए समझदारी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अलग तरह की डिबेट रही आज। आगे देखिए हमारा न्यूज बुलेटिन प्राइम मैटर।